ठाठे मारते समंदर के लहरों में घिरा एक छोटा सा जजीरा, जहां तमाम मुस्लिम दुनिया को खत्म करने के मंसूबे बनाए जा रहे थे। लेकिन कुदरत भी अपने मंसूबे बनाने में लगी हुई थी। उसे किसी और जगह तलाश थी, अपने माँ बाप, अपनी शनाख्त, अपने मजहब की। उसने आंख खोली तो वो भेड़ियों के गौल में फंसा हुआ था जो उसे कच्चा चबा जाना चाहते थे। लेकिन कुदरत उसे एक अहम मकसद के लिए चुन चुकी थी। मोहब्बत, नफरत, सनसनी से भरपूर लहूरंग दास्तान। मुहाफिज, मुहाफिज, मुहाफिज। साइमन ने होश में आते ही कराहना शुरू कर दिया था। रात उसकी तकलीफ इतनी बढ़ गई कि उसने ज़िबा किए जाने वाले बकरे की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया था। इसे दोबारा शऊर को सुलाने वाला इंजेक्शन भी नहीं लगाया जा सकता था। मैंने उसकी पट्टी खोलकर जख्म देखा। गोश्त किनारों से स्याह पड़ गया था और इसमें इन्फेक्शन के आसार वाजे थे। नीचे का हाथ बेहद खराब हालत में था। खुदा के लिए तो उसने हाथ की हालत देखकर बुलबुला कर कहा था, मेरा यह हाथ काट दो वरना इसका जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। मैं ये काम नहीं कर सकता। मैंने इनकार किया। वैसे फिक्र ना करो, हम बरनामी कबीले तक पहुंच गए हैं। मुमकिन है वो तुम्हारा हाथ भी ज़ाया होने से बचा ले और फिर मुझे फांसी पर लटका दे। वो तलखी से बोला, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। वो अमन पसंद लोग हैं, वरना तुम खुद सोचो, जिन रूसी फौजियों ने हमला करके कबीले के कई अफराद को मौत के घाट उतार दिया था, इन्हें मुआफ करके अपने कबीले का हिस्सा क्यों बनाते? हाँ, लेकिन मैं इनका हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये तुम्हारी मर्जी और उनकी रजामंदी पर है। मैंने शाने उचकाए। मेरा काम तुम्हें और ऐमन को वहां तक पहुंचाना है। उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शायद इसलिए कि हमने इस लड़की को पनाह दी थी और अब ये हमारी जिम्मेदारी है। उसने तकलीफ दबाने के अंदाज में गहरी सांस ली। मशरिक वाकई अजीब है। मेरा ख्याल है अब तुम आराम करने की कोशिश करो। जरासीम कुछ दवा से इसका जख्म साफ करके मैंने उसकी मरहम पट्टी करते हुए कहा, इस हालत में सो सकता हूं? उसने हाथ की तरफ देखा। मुझे क्या मालूम था वो रीछ मुझ पर ही हमला कर देगा। बाजुकात इंसान की चालाकी उस पर उलट जाती है। मैंने कहा और खड़ा हुआ था कि चारों तरफ से तेज रोशनी पड़ी और किसी ने चिल्ला कर कहा, अपने हाथ ऊपर कर लो। मैंने बेख्तियार चेहरा हाथों में छुपा लिया था। पिकअप उलटने के दौरान धमाके से विंडशील्ड टूटी थी। आंखें बचाने के लिए मैंने बेख्तियार आंखों पर हाथ रख लिया था। 2-3 दफा उलटकर पिकअप खुद ब खुद सीधी होकर तेजी से दौड़ने लगी थी। मैंने स्टीयरिंग पर काबू पाने की कोशिश की। पिकअप झाड़ियों में घुस गई थी और इन्हें रौंदती हुई तेजी से नशीब की तरफ जा रही थी। मैंने ब्रेक दबाई मगर पिकअप की रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ा था। शायद इसके ब्रेक फेल हो गए थे। लिंट से नशिस्त बेल्ट से बंधी झूल रही थी और बज़ाहिर वो बेहोश थी या शायद मर चुकी थी। खुशकिस्मती से हम दोनों ने सीट बेल्ट बांध रखी थी, वरना पिकअप उलटने पलटने में खासे जख्मी हो जाते। मेरी कोशिश थी कि पिकअप को उलटने से महफूज रखूं। पता नहीं हमलावर कहाँ थे, क्या वो भी हाईवे से उतर कर नीचे आ रहे थे? पिकअप के पहिए भारी झाड़ियों में फंसने लगे थे। इस रफ्तार में खुद ब खुद कमी आई और जब रफ्तार 50 से नीचे हुई तो मैंने हैंड ब्रेक खींच लिए। पिकअप ने खासा जोरदार झटका लिया था और उलटते उलटते बची थी। इसके रुकने के बाद लगा जैसे कायनात रुक गई हो। चारों तरफ बेपनाह सन्नाटा तारी हो गया था, पर ना अब तक शोर था। फिर इस सन्नाटे में एक और इंजन की आवाज़ उभरी। मैं मशीनी अंदाज में हरकत में आ चुकर शॉटगन और कारतूस का डिब्बा उठाया और पिकअप से नीचे उतर गया। झाड़ियों में सिमतों का पता नहीं चल रहा था क्योंकि इनकी ऊंचाई 15-20 फुट तक थी। अलबत्ता आवाज़ मेरी रहनुमाई कर रही थी। मैं तेज कदमों से उस तरफ बढ़ा। ढलान के साथ बेशुमार कांटेदार झाड़ियाँ थीं और खुशकिस्मती से इनके दरमियान रास्ता भी था, वरना कांटे मुझे नोच खसोट कर रखते थे। लिंडसे की चीख और इसके सर से बहने वाले खून ने मेरे वजूद में चिंगारियां भर दी थी। ताकुब करने वाले पिकअप के बनाए नक्शे कदम पर चले आ रहे थे। जैसे ही वो मेरे सामने आए, मैंने पहला फायर ड्राइवर पर किया। गोली ने उसके सीने में सुराख कर दिया था। मरने से पहले उसने स्टीयरिंग घुमाया तो जीप उलट गई और फिर कलाबाजियां खाती नशीब की तरफ चली गई। चंद लम्हे बाद जोरदार धमाके के साथ शोला बुलंद हुआ था। मैं वापस पिकअप की तरफ लपका। लिंडसे के बारे में मुझे खदशा था कि गोली ने उसके सर में सुराख कर दिया था। इस सूरत में उसके जिंदा बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने बमुश्किल उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। उलटने के दौरान में लोहे की मजबूत तरीन चादर भी मुड़ गई थी और दरवाज़ा फंस गया था।
वो सीट पर बेजान से अंदाज में पड़ी थी, लेकिन जब मैंने उसकी नब्ज देखी तो वो जिंदा थी। पाल हटाकर मैंने जख्म का मुआयना किया। गोली गर्दन के अकबी हिस्से में लगी थी और शायद अंदर ही थी। खून अब रिस रहा था। मैंने सीट बेल्ट हटाकर उसे बाजू में उठाकर बाहर निकाला। इस जगह कहीं लिटाने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैं उसे ढलान के ऊपरी हिस्से तक लाया और एक साफ सुथरी जगह लिटाकर एक बार फिर उसके जख्म का जायजा लिया। गोली अकब से सीधी गर्दन में घुसी थी। अगर इसका रुख ऊपर की तरफ होता तो ये दिमाग में घुस जाती और लिंड से मर चुकी होती। इस वक्त भी उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। मैंने भागकर पिकअप से पानी की बोतल निकाली, उसे पानी पिलाया जो थोड़ा सा हल्क में गया, बाकी इधर उधर बह गया, मगर उसका असर बेहतर हुआ। उसे होश आने लगा। उसने गिरा कर सर मारा। जोसेफ, मैं यहाँ हूँ। लिंड से कैसी हो तुम? मैंने बेताबी से कहा। उसने आंखें खोली। चंद लम्हे मुझे बेतासुर नजरों से देखती रही, फिर उसके अंदाज में शनासाई नजर आई। जोसेफ, मुझे आंटी कहो। आंटी, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे अपना दिल पिघलता महसूस हुआ। उसने हाथ से अपना जख्म टटोला। वो जानवरों की सही लेकिन डॉक्टर थी। इसे मालूम था कि कौन सा जख्म कितना मौलक होता है। मैं बचूंगी नहीं। जोसेफ, मरने से पहले मैं तुमसे एक बार सुनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे भाई के बेटे हो? उसकी आवाज टूटने लगी थी। जानदार होने के बावजूद यह ख्याल पुख्ता नहीं था कि मैं रियान फैमिली ही से ताल्लुक रखता था। इसके बावजूद इस मरती औरत की आंख में ऐसी इल्तिजा थी कि मैं इसकी बात रद्द नहीं कर सका। खा, मैं तुम्हारा भतीजा हूं। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। जोसेफ, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा असल नाम क्या है। मैं तुम्हें जोसेफ ही कहूंगी। आंटी, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। मैंने उसे उठाना चाहा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। मेरे पास वक्त नहीं है। गौर से सुनो। मैंने अपनी सारी दौलत और जायदाद अपने भाई के बेटे के नाम कर दी है, लेकिन तुम्हें यह हैसियत हासिल करने के लिए डैडी के पास जाना होगा। उसकी सांस उखड़ने लगी। मैंने फिर उसे जरा सा पानी दिया। पानी पीकर उसकी सांस संभली। उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया। किसी सूरत वाल्टर और मेरे दूसरे भाइयों पर भरोसा मत करना। वो भी इस दौलत और जायदाद के लिए तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अगरचे मुझे इसकी दौलत और जायदाद से कतई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मेरा जोनी रियान के पास जाने का इरादा था, मगर उसकी तसल्ली के लिए मैंने वादा कर लिया कि मैं सिर्फ जोनी रियान की मदद हासिल करूंगा और उसके शौहर और अपने चचाओं पर कतई एतमाद नहीं करूंगा। यह सुनकर उसने पुरस्कून अंदाज में आंखें बंद की, एक हिचकिली और साकित हो गई। मैंने उसकी नब्ज देखी। वह साकित थी। मुझे अपनी आंखें जलती हुई महसूस हुई। मेरी एक और अहम दर्द मेरे दुश्मनों की भीड़ चढ़ गई थी। मुझे इस बारे में शुबा था कि वो कर्नल बोगार्ड के आदमी थे। वो मुझे इस तरह कत्ल करने की कोशिश न करते बल्कि जिंदा पकड़ने की फिक्र करते, तो क्या ये कातिल रियान फैमिली की तरफ से भेजे गए थे? अभी मरने से पहले लिंडसे ने शुबा जाहिर किया था कि उसका शौहर और भाई मेरे दर पे हो सकते हैं। कातिलों के अंदाज से पता चलता था कि इन्हें हमारे बारे में मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया था और हमारी रवानगी के बारे में सिवाय वाल्टर और एमल के कोई वाकिफ नहीं था, बल्कि एमल भी हमारी रवानगी से बेखबर रहा था। सिर्फ वाल्टर इस अमर से आगाह था कि हम कहाँ जा रहे थे। क्या ये आदमी इसने भेजे थे? मैंने एक नजर लिंडसे पर डाली। वो इतने पुरस्कून अंदाज में लेटी थी जैसे सो रही हो। अगर ये आदमी वाल्टर के थे तो उसकी सफाकी में कोई शुबा नहीं था। उसने अपनी बीवी की परवाह नहीं की थी। पिकअप नाकारा हो चुकी थी और अगर वो करामद होती भी तो मैं इसे इस्तेमाल न करता। इस तरह पकड़े जाने बल्कि मारे जाने का इम्कान होता। मुमकिन है कातिलों की कोई और टीम भी मेरे ताक़ुब में हो। मैंने वापस जाकर पिकअप से लिंडसे का पर्स उठाकर इसकी तलाशी ली। इसमें तकरीबन 200 रेंड्स पड़े थे। मैंने इन्हें अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद कातिलों की वैन नुमा जीप की तरफ जा रहा था कि हाईवे की तरफ से जाहिरन की आवाज आई, जिसे सुनते ही मैं झाड़ियों में घुसता चला गया। पुलिस के हाथ आना किसी सूरत मेरे लिए बेहतर नहीं था। अब वक्त नहीं था, वरना मैं आनजहानी लिंडसे को उठाकर पिकअप की ड्राइविंग सीट पर बिठा देता। इस तरह पुलिस को किसी जिंदा आदमी की तलाश न होती। लिंडसे को देखते ही वो जान जाते कि इसे कोई पिकअप से निकाल कर लाया है। मैं कातिलों की गाड़ी के पास से गुजरा। धमाका उसकी पेट्रोल की टैंकी फटने का हुआ था और अभी उससे धुआं उठ रहा था। मैंने एक जली लाश खिड़की से आधी बाहर निकली देखी थी। गाड़ी की हालत से लग रहा था कि उसमें सवार कोई शख्स बचा नहीं है। मुझे यहाँ से जाने की जल्दी थी, इसलिए मैंने मुआयने में वक्त ज़ाया नहीं किया था। अगर कोई बच गया था तो उसकी किस्मत, वरना मुझे इत्मीनान था कि मैंने लिंडसे के कातिलों को उसके मरने से पहले जहन्नुम रसीद कर दिया था। महज निस्फ घंटे पहले मैं अमन सुकून से एक बर्क रफ्तार गाड़ी में जोहान्सबर्ग की तरफ जा रहा था। मेरी मोहसिन लिंडसे जिंदा थी और अब मैं एक बार फिर बेयारों मददगार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और दुश्मन न सही लेकिन पुलिस जरूर मेरे पीछे थी। पिछले चंद महीनों में यके बाद दीगरे मेरे साथ जो रंग बदलते वाकयात पेश आए थे, इन्होंने मुझे हादसों का खूगर बना दिया था। अब कोई भी हादसा ज्यादा देर मेरे जहन पर सवार नहीं रहता था।
मैं इस वक्त भी ज़हनी तौर पर इस साने को कबूल कर चुका था और मेरा जहन दरपेश आने वाले अमली मसाइल में उलझा था। इनमें सबसे अहम जोहान्सबर्ग पहुंचना और किसी तरह कैनी मैन से रब्ता करना था। इसके बारे में मैं बिल्कुल बेखबर था कि वो कैसा शख्स था, पनीला का हवाला इसे मुतासिर करता या नहीं, और सबसे बढ़कर वो मेरी मदद पर आमादा होता या नहीं। तकरीबन निस्फ घंटे में मैं तेज़ रफ्तारी से हादसे वाली जगह से कोई 3-4 मील दूर निकल आया था। मैंने बाकायदा दौड़ लगाई थी। मेरे पास एक शार्ट गन और पानी से भरी 2 लीटर की बोतल भी थी। मुझे नहीं मालूम था कि इस मुल्क की करेंसी की क्या वक़्त थी, लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्क होने के नाते मुझे किसी हद तक इत्मीनान था कि इस रकम की मदद से मैं जोहान्सबर्ग ज़रूर पहुंच जाऊँगा। अचानक मैं रुक गया, इसलिए नहीं कि मेरे पाँव थक गए थे। शुक्र है लिंडसे ने मुझे कैनवस शूज़ दिलाकर मेरे साथ एक और नेकी की थी, वरना इन पथरीले रास्तों पर मेरे पाँव छलनी हो जाते। रुकने की वजह से किसी गाड़ी की मशीनी खुनखुनाहट थी। मैं रुककर एक झाड़ी की आड़ में हो गया। सूरज की मदद से मैंने अपना रुख ऐसा रखा था कि हाईवे से ज़्यादा दूर न रहूं। हाईवे मेरे दाएं हाथ पर थी और मशीनी खुनखुनाहट बाएं जानिब से आ रही थी। ये जंगल था, लेकिन यहाँ रास्ते में कई ऐसी गुजरगाहें मिली थी जिनसे मशीनी ट्रैफिक गुजरता रहता था। ये जगह जहाँ मैं खड़ा रहा था, ऐसी ही गुजरगाह के सामने जरा देर देर में एक ट्रक नमूदार हुआ जो सुस्ती से हाईवे की तरफ जा रहा था। मैंने लम्हे में फैसला किया, क्योंकि फैसला करने के लिए इससे ज्यादा वक्त नहीं था। जैसे ये ट्रक मेरे पास से गुजरा, मैं झाड़ी से निकलकर भागा और उसके अक्कम में चढ़ गया। ट्रक मुश्किल से 15-20 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रहा था। ट्रक फुलादी जंगले वाला था, जिस पर ऊपर से कैनवस टाला था और अंदर तारीकी थी। अगवे सिमत में ऊपर तले 2-2 फुट के फासले उफ़क़ी अंदाज में 2 फुलादी राड्स लगी थी। इस वक्त मैं इनकी वजह नहीं समझा, लेकिन जब ट्रक में दाखिल हुआ और आंखें मानूस हुई तो ये देखकर मेरे औसान खता हो गए थे। वहां एक अदद गैंडा खड़ा था और इसने अभी तक हमले का फैसला नहीं किया था, वरना मैं समझने से पहले ही ट्रक से बाहर होता। तजब्जब में गैंडे ने जो लम्हात साया किए मेरी जिंदगी के जामिन बन गए। उसे गालबन किसी और जगह मुंतकिल किया जा रहा था। मैंने फुर्ती से ट्रक के बाहर की तरफ लगे उफ़क़ी डंडे पर पांव रखा और हाथ छत पर जमा दिए। मुश्तिल गैंडे ने मेरे पांव पर सींग मारने की कोशिश की, मगर इससे पहले मैं पांव ऊपर कर चुका था। अगर मैं नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता तो शायद मेरा रद्दअमल इतना तेज ना होता, मगर गैर मामूली हालात से गुजरकर मेरा जिस्म गैर मुतवक्का हालात में फौरी हरकत में आने का आदी हो चुका था। गैंडा नीचे फुनकार रहा था और पांव ट्रक के फर्श पर मार रहा था। मैं कैनवस की मजबूत छत पर इसकी पहुंच से बाहर था। एंगल आयरन की वजह से कैनवस तना हुआ था और मेरे नीचे गिरने के इम्कानात नहीं थे, लेकिन ट्रक ना हमवार रास्ते पर झटके लेकर चल रहा था और मुझे खतरा था कि मैं जमीन पर ना जा गिरूं। हाथ पांव फैलाकर मैंने खुद को छत पर चिपका लिया था। पानी की बोतल और शार्ट गन तस्मों के सहारे मेरी शानों से लटकी थी, इसलिए झटकों के बावजूद नीचे गिरने से महफूज रही थी। ये मुश्किल मरहला जल्द ही खत्म हुआ जब ट्रक हाईवे पर जा पहुंचा और मैंने सुकून का सांस लिया। ये देखकर मुझे खुशी हुई थी कि ट्रक उस सिमत में जा रहा था जिस सिमत में हम सफर कर रहे थे। हाईवे पर आते ही ट्रक ने रफ्तार पकड़ ली थी। मैं छत पर लेटा होने की वजह से दूसरी गाड़ियों के मुसाफिरों की नजरों से ओझल था, इसलिए खतरा भी नहीं था कि कोई देख कर ट्रक वालों को मुतल्ला कर देगा कि एक बिला वजह का मुसाफिर छत पर सवार है। मैंने पानी पिया और एंगल्स में फंस कर सीधा लेट गया। ऊपर तेज सूरज चमक रहा था, लेकिन हवा की खुनकी की वजह से इसकी धूप भी भली लग रही थी। मैं लिंडसे के बारे में सोचने लगा। उसने पहले ही अपने तौर पर फैसला किया था कि मैं उसके भाई का गुमशुदा बेटा हूं, इस वजह से वो मुझ पर इतनी मेहरबान थी। और जो इंकिशाफ हैरान कुन था कि उसने अपनी सारी दौलत और जायदाद मेरे नाम कर दी थी। इस जज्बे के तहत वो मुझे जोहान्सबर्ग पहुंचाने जा रही थी, इस बात से बेखबर कि रास्ते में कज़ा उसका इंतजार कर रही है। मैं सोच रहा था कि काश मुझे कुछ देर की मोहलत मिल जाती और मैं जान पाता कि कातिल कौन थे। मुझे ज्यादा खतरा कर्नल बोगार्ड और उसके टोले से था। अगर वो मेरी राह पर लग चुके थे तो मेरे लिए खतरा कहीं ज्यादा था, मगर मेरा दिल कह रहा था कातिल दस्ता कर्नल ने नहीं भेजा था। मेरी मौत उसके मफाद में नहीं थी। वो मुझे जिंदा पकड़कर जानगरी के हवाले करना चाहता था, और अगर मैं मुजाहमत करता तो शायद मारा भी जाता, लेकिन इसकी पहली कोशिश मेरी गिरफ्तारी होती। वैन वालों ने जिस तरह पहली कोशिश में मुझे मारना चाहा था, इससे लगता था वो मेरे कत्ल का यकीनी फैसला करके आए थे। कर्नल बोगार्ड के बाद इस सरजमीन पर रियान फैमिली के वो अफराद मेरे दुश्मन हो सकते थे जो मेरी आमद को अपने लिए खतरा समझते थे। एन मुमकिन था मेरे मफरूजा माँ बाप को भी इन्होंने मौत के घाट उतारा हो और अब मुझे भी मारना चाहते हो। इस सफर का इल्म मेरे और लिंडसे के अलावा सिर्फ वाल्टर को था, और वही इस मामले में सबसे ज्यादा मशकूक था। बहरहाल हमलावर कोई भी थे, इससे मेरे आज़ाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहर सूरत जोहान्सबर्ग और कैनी मैन के पास पहुंचना था, मगर कर्नल बोगार्ड के पीछे होने की सूरत में मेरे लिए मुश्किलात बढ़ जाती। अचानक ट्रक की रफ्तार सुस्त होने लगी थी
मैंने सर उठाकर देखा। ट्रक एक पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ रहा था। यह खासा वसी पंप स्टेशन था जहां मुरम्मत की सहूलियात भी थी और रकबी हिस्से में एक सुपर स्टोर था जिसकी छत पर बच्चों के लिए प्ले लैंड था और इस वक्त भी वहां चंद बच्चे खेल रहे थे। नीचे से मुझे देखना मुमकिन नहीं था, लेकिन बच्चे मुझे देख रहे थे। मैंने जल्दी से शॉटगन छुपा दी और बच्चों की तरफ देखकर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया। मुझे मुस्कुराता देखकर बच्चे भागे भागे छत के किनारे तक आ गए थे और मुझे अपनी मुस्कुराहट महंगी पड़ती लग रही थी। बच्चे मुझे दिलचस्पी से देख रहे थे। फिर एक गोल मटोल और सेहतमंद बच्चे ने चिल्लाकर कहा, ए मिस्टर, तुम इस तरह सफर क्यों कर रहे हो? शुक्र है दीवार पर मुंडेर और इससे जरा आगे निकले छज्जे की वजह से नीचे खड़े लोग बच्चों को नहीं देख सकते थे, वरना वो चौंक जाते। मैंने बच्चे की बात नजरअंदाज करके इशारे से उसे जाकर खेलने को कहा, मगर वो सर होने के मूड में था। उसने चिल्लाकर कहा, जवाब क्यों नहीं देते? क्या गूंगे हो अहमक कहीं के? जाहिर है मैं सिवाय खून के घूंट पीने के और क्या कर सकता था। मुझे चुप और मजबूर पाकर उससे फितने की रगे शरारत फड़की और उसने मुझे वहां से एक बाल उठाकर मारी। बाल ट्रक की छत पर से लुढ़क कर नीचे जा गिरी और कुछ चिल्लाया, बदमाश, अभी ऊपर आकर तुम्हें ठीक करता हूं। कालबन बाल जाकर पेट्रोल पंप वाले को लगी थी। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि ट्रक वाला जल्द अज जल्द इस जगह से रवाना हो जाए, वरना मेरे फंस जाने के रोशन इम्कानात थे। बच्चा पूरी तरह खबासत पर आमादा था। उसने दूसरी बाल मारी जो मैंने कैच कर ली। वो चिल्लाकर बोला, मेरी बाल वापस करो बदमाश। इस पर नीचे से अटेंडेंट ने नाकाबिले अशात अल्फाज में बताया कि वो बाल कहाँ वापस करेगा। बच्चे ने विलन मार का कैका मारा। शैतान की औलाद, मैंने इसे जेर लब बेनुक्स सुनाई और इसके बाल छत पर जरा दूर फेंक दी। मेरा ख्याल था कि वो बाल उठाने जाएगा, मगर ये उसकी नहीं बल्कि प्लेलैंड की बालें थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक और बाल उठाकर मुझे मारी जो मेरे सर पर लगी और आगे जाकर गिरी। अटेंडेंट ने बच्चे से गैर कानूनी रिश्ते का दावा किया। शायद वो इस प्ले लैंड में आने वाले बच्चों से तंग था। मुझे क्यों कहते हो, इसे क्यों नहीं कहते जो ट्रक पर लेटा है? बच्चे ने अपनी दानिश में भांडा फोड़ दिया था, लेकिन एन उसी लम्हे ट्रक का इंजन पुरशोर अंदाज में बेदार हुआ और बच्चे की बात उस शोर में दब गई। मैंने जाने से पहले उस फितना परवर बच्चे को लानत दिखाई। अगरचे थी बड़ी घटिया सी हरकत, मगर उसने मुझे इतना तबा दिया था कि मैं यह हरकत भी कर गुजरा। बच्चे ने जाते जाते मुझे एक बाल और मारी जो ट्रक की हरकत में आने की वजह से उसकी बॉडी से लगकर स्टेशन अटेंडेंट को जा लगी थी और बच्चे की मां बहन को याद करता ऊपर की जानिब लपका। बहरहाल मुझे इत्मीनान था कि वो शायद ही इस तरफ तवज्जो दे। यह ख्याल मुझे जरा देर से आया कि उसने एक पुलिस कॉल कर दी और कोई पुलिस मोबाइल ट्रक के पीछे लग गई तो मैं बिला वजह दुश्वारी में पड़ जाऊंगा। मगर अब चलते ट्रक से उतरना भी मुमकिन नहीं था। हाईवे पर आते ही उसकी रफ्तार 70-80 मील फी घंटे तक जा पहुंची थी और इस रफ्तार से चलते ट्रक से कूदने का मतलब था कि मैं अपनी हड्डी पसली तुड़वा बैठूं। शाम सर पे थी और इसके साथ ही हवा में खुनकी बढ़ रही थी। डांगरी मोटी थी और अंदर पहनी शर्ट भी गर्म थी, लेकिन वो इस सर्दी का मुकाबला करने के लिए नाकाफी थी। अगर ट्रक से जल्द उतरने का मौका नहीं मिलता तो मेरी कुल्फी जम जाती। ट्रक के अंदर जाना भी दुश्वार था। वहां गैंडा था जो अपनी प्राइवेसी में किसी की मुदाखलत के लिए राजी नहीं था। मेरे लिए सब्र शुक्र से ट्रक की छत पर बैठे रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। हस्बे तवक्का खून की बहुत तेजी से बढ़ी थी और मैं ट्रक की छत पर ठिठुरने लगा था। चित लेटे रहना मुमकिन न रहा तो मैं उठकर सुकड़ सिमट कर बैठ गया। ट्रक जुनूब की तरफ जा रहा था और जैसे जैसे ट्रक जुनूब की तरफ जाता सर्दी में इजाफा होता जाता। मैंने फैसला किया कि पहली फुर्सत में ट्रक से उतर जाऊंगा, मगर ड्राइवर के अंदाज से लग रहा था कि वो ट्रक को कीप ऑफ गुड होप तक ले जाने का अज़्म किए हुए है। ये जनूबी अफ्रीका बल्कि बर-ए-आज़म अफ्रीका का भी जनूब की तरफ आखिरी किनारा था। इसके बाद समंदर था जो बर-ए-आज़म अंटार्कटिका तक फैला था। एक ज़माना था जब नहर सुएज नहीं बनी थी तो यूरोप से एशिया आने वाले बहरी जहाज इस जगह का चक्कर काट कर आते थे। ट्रक चलता रहा। रात के 8 बज रहे थे। मैंने आखिरी खाना कुछ 6 घंटे पहले खाया था और उसके बाद 3-4 मील की जॉगिंग ने पेट बिल्कुल खाली कर दिया था और इस वक्त आंतें कुल हु अल्लाहु अहद पड़ रही थी। 1-2 बार मेरे जहन में आया कि मैं शॉटगन के सहारे ट्रक ड्राइवर को रोक लूं, मगर इससे बिला वजह का एक चक्कर हो जाता। बाद में ट्रक वाला पुलिस से राब्ता करके मेरे लिए मसला खड़ा कर सकता था। मैं उसे मुंह बंद रखने के लिए कत्ल भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने फिलहाल सब्र करने का फैसला किया। खुनकी बढ़ रही थी और रफ्ता रफ्ता मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी और इससे पहले कि मैं कोई अमली कदम उठाता कुदरत को मुझ पर रहम आ गया और उसने ट्रक ड्राइवर को एहसास दिलाया कि वो इंसान है, इसके साथ पेट लगा है, इसलिए इसे खाने की फिक्र करनी चाहिए। उसने ट्रक हाईवे के साथ एक रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ दिया जो इसी मकसद के लिए था। हाईवे पर सफर करने वाले कुछ देर वहां रुक कर पेट पूजा कर लें। उसने ट्रक पार्किंग के आखिरी हिस्से में रोका। जाहिर है उसे खौफ नहीं था कि कोई उसका गैंडा चुरा कर ले जाएगा। वो उतर कर रेस्टोरेंट में चला गया।
उसके जाने के बाद मैं भी नीचे उतर आया, क्योंकि पानी की बोतल या शॉटगन में साथ नहीं ले जा सकता था। इसलिए इन्हें घंटे वाले खाने में रख दिया। उम्मीद थी कि कैनेडा इनका बुरा नहीं मनाएगा। रेस्टोरेंट की इमारत से जाहिर था कि वहां पर आला दर्जे के या ज्यादा अक़साम के खानों की तवक्का नहीं की जा सकती थी। वहां पर लगे बंधे खाने मिल सकते थे। ये मामूली सा रेस्टोरेंट था। मैं भी अंदर चला आया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की तादाद से लग रहा था अंदर खासा रश होगा। रेस्टोरेंट की 90% मेजें भरी थी। मुझे एक बड़े मियाँ के सामने बैठना पड़ा था, जो बेहद शौक से स्टेक खा रहे थे। हालांकि बत्ती सी मसनूई थी। 10 मिनट बाद वेटर ने खाने का पूछा। मैंने चिकन बटर सैंडविच का ऑर्डर दिया और बोलते हुए कोशिश की कि अपना लहजा मकामी रखूं। इस किस्म की चीजें तैयार रखी होती थी, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि मैं ड्राइवर से पहले फारिग हो जाऊंगा।